दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 9, विकलांगों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 116, अध्याय 9, विकलांगों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। डॉक्टर अनिल अनेजा। प्रस्तावना। पिछले करीब 3 दशकों से भारत सरकार एवं कुछ संस्थानों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के उत्थान हेतु किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों व मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। ये कुछ ऐसे प्रयास थे जिनके द्वारा दृष्टिबाधितों के विकास, उनकी शिक्षा व उनके पुनर्वास में विशेष सहायता मिली। उद्देश्य। इस अध्याय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पुनर्वास संबंधी प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही कुछ नई पहलें व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियां तथा कानून। जिन विशिष्ट संस्थानों की चर्चा की जाएगी वे हैं जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र व विकलांगों के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन संस्थाओं की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई, इनकी क्या मुख्य गतिविधियां हैं और इन निकायों ने दृष्टिबाधितों के विकास व पुनर्वास को किस तरह से प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त हम दृष्टिबाधितों की शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एवं कुछ मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए गए कदमों व उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से भी आपको अवगत कराएंगे। जहां तक नीतियों एवं घोषणाओं का प्रश्न है, विवाको अंतर्राष्ट्रीय घोषणा ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नीतियों को कुछ हद तक प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा संयुक्त राष्ट्र की विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संधि पत्र की पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक चर्चा रही है। इन सब की चर्चा भी इस अध्याय में की जाएगी। पृष्ठ 117, पुनर्वास से संबंधित कुछ मुख्य संस्थान। नंबर 1, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र। 1980 के दशक में विकलांगों के लिए जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। ये जहां एक ओर विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 के फलस्वरूप आई जागृति का प्रतीक था, वहीं इन केंद्रों की स्थापना उस विचारधारा की शुरुआत थी जिसका ये मानना है कि विकलांगों को, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को, उनसे संबंधित सभी सुविधाएं एवं सेवाएं उनके निवास स्थान के पास ही प्राप्त हों। इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए 1985 में देश के 11 जिलों में जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई। उद्देश्य। इन केंद्रों के मुख्य उद्देश्य थे: नंबर 1, विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यापक सेवाएं प्रदान करना। नंबर 2, विकलांगता की रोकथाम संबंधी सूचनाएं लोगों को प्रदान करना और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे ऐसे सभी उपाय करें जो इस रोकथाम के लिए आवश्यक हैं।
नंबर 3, विकलांग व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करके उन्हें स्वावलंबी बनाना। नंबर 4, इस कार्य हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिला पुनर्वास केंद्रों की ये योजना सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। कारण ये था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत सरकार ने इससे मिलती जुलती एक नवीन योजना का सूत्रपात किया। इस नवीन योजना के अंतर्गत ऐसे जिलों में जो कम विकसित हैं या जहां विकलांगता संबंधी सेवाएं अब तक बहुत कम पहुंची हैं, एक केंद्र की स्थापना की व्यवस्था की गई। ऐसे केंद्रों को नाम दिया गया जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र। योजना के अंतर्गत आरंभिक 3 वर्षों में इन केंद्रों का समस्त व्यय भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया। पृष्ठ 118। 3 वर्षों के उपरांत इन केंद्रों को राज्य सरकारों या रेड क्रॉस सोसाइटियों या स्वयंसेवी संस्थाओं को स्थानांतरित करने का प्रावधान रखा गया। स्थानांतरित केंद्रों के लिए इस मंत्रालय की ओर से दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए निश्चित धनराशि देने का प्रावधान रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अंतर्गत 300 केंद्रों को स्थापित किया जाना है, जिनमें से 199 केंद्र 2010-11 तक कार्य करने लगे थे। जिला स्तर पर ये केंद्र एक जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं। केंद्र के इन्हीं अधिकारियों में एक कनिष्ठ पुनर्वास अधिकारी, एक बहुउद्देशीय पुनर्वास विशेषज्ञ एवं प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। आवश्यकतानुसार इनमें चिकित्सक एवं गैर चिकित्सा क्षेत्रों से व्यक्तियों की नियुक्ति भी की जाती है। नंबर 2, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र। पिछले कई दशकों में देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है, किंतु ये राष्ट्रीय संस्थान विकलांगता विशेष हेतु सेवाएं प्रदान करने में ही कार्यरत हैं। उदाहरणार्थ, देहरादून स्थित दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान मुख्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हितों के लिए कार्यरत है। अन्य राष्ट्रीय संस्थान भी इसी तरह विशेष विकलांगता प्रधान हैं। देश की व्यापकता एवं विकलांग व्यक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई, जो बहुउद्देशीय हों और सभी विकलांगों के समन्वित विकास की ओर ध्यान दे सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश के विभिन्न भागों में 7 संयुक्त पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र श्रीनगर, सुंदरनगर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, पटना व अहमदाबाद में स्थित है। एक 8वें केंद्र की स्थापना कोझिकोड यानी केरल में की जानी है। इन केंद्रों की स्थापना को 1995 के विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों को साकार रूप देने की दिशा में एक कदम माना गया है। पृष्ठ 119। उद्देश्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों का सबसे प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों तक सरकार की योजनाओं व विशेष सेवाओं के लाभ पहुंचाना व उन्हें समाज के एक उपयोगी सदस्य बनने हेतु सक्षम बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन केंद्रों का रुझान शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की तरफ होता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र विकलांग व्यक्तियों को रोजगार का प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्ति में भी सहायता देते हैं। विकलांगता की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के प्रति समाज में जागृति पैदा करना इन केंद्रों के कार्यकलापों में आता है। इन सेवाओं को प्रदान कराने हेतु उपयुक्त मानव संसाधनों का विकास व विकलांगता से जुड़े विषयों से संबंधित कार्य भी इन केंद्रों की परिधि में आते हैं। इन सब के पीछे केवल एक ही भावना है और वो है विकलांगों का सर्वांगीण पुनर्वास। गतिविधियां। अपनी अनेक गतिविधियों द्वारा ये केंद्र संपूर्ण संसाधन युक्त केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। कुछ केंद्रों में दृष्टिबाधित व मूक बधिर छात्र छात्राओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इस तरह की विकलांगता से संबंधित विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी इन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों व विशेष परामर्शदाताओं की सहायता भी यहाँ उपलब्ध होती है। इन सबके अतिरिक्त सामुदायिक विकास की विचारधारा को आधार बनाकर आसपास के अस्पतालों व समाज के अन्य निकायों में भी तालमेल स्थापित किया जाता है। कृत्रिम अंगों को उपलब्ध कराना, विशेष उपकरण उपलब्ध कराना, गतिशीलता प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी व ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं प्रदान करना भी इन केंद्रों का एक विशिष्ट कार्य है।
जहां एक ओर पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण देकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाता है, वहीं इनकी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अल्प व दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इन केंद्रों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए इन केंद्रों को विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों के अधीन किया गया है। उदाहरण के लिए सुंदरनगर का केंद्र राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून के अधीन है। पृष्ठ 120 नंबर 3 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम। विकलांगों के पुनर्वास व रोजगार हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम की स्थापना को एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को एक निकाय के रूप में की गई थी। इस निगम की सबसे प्रचलित योजना स्व-व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान कराना है। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने के लिए 3 लाख रुपए तक व व्यापार करने हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रयोग के लिए वाहन हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। इन सभी सुविधाओं को पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ही कम यानी 4 से 8% तक होती है। महिलाओं को ब्याज दर में 1% की छूट दी जाती है। हालांकि निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ विकलांग व्यक्तियों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना की संभावना थी। फिर भी निगम भविष्य में इन व्यक्तियों के पुनर्वास व वित्तीय उत्थान की अत्यधिक क्षमता रखता है। शिक्षा से संबंधित कुछ नए प्रयास। पिछले 2 दशकों में शिक्षा संबंधी सोच, शिक्षा पद्धति व अध्ययन किए जाने वाले विषयों में अनेक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर भी पड़ा है। इन कई पहलों में से एक मुख्य पहल मुक्त विद्यालयों व मुक्त विश्वविद्यालयों का बड़ी तेजी से विकास है। एक समय था जब वे छात्र जिनको मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था, मुक्त शिक्षा का रास्ता अपनाते थे, किंतु आज स्थिति कुछ और ही है। मुक्त विद्यालयों व मुक्त महाविद्यालयों के द्वारा दी जा रही सुविधाओं व इनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता को देखकर अनेक अति मेधावी छात्र छात्राएं भी मुक्त शिक्षा प्रणाली की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निश्चय ही मुक्त शिक्षा ने विकलांगों की शिक्षा, सोच व शिक्षा के अवसरों को साकार रूप में प्रभावित किया है। इन शिक्षा संस्थानों द्वारा विकलांग छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना व उनके द्वारा विकलांगों की शिक्षा हेतु प्रदान की जा रही सुविधाएं आकर्षण का केंद्र हैं। पृष्ठ 121 नंबर 1 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा विकलांगों की शिक्षा हेतु दी जा रही सुविधाएं। इस संस्थान की एक विशेषता ये है कि यहाँ पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व उनकी विकलांगता विशेष के आधार पर सुविधाएं प्रदान कराने का प्रयत्न किया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें एक ऐसे अध्ययन केंद्रों के साथ जोड़ा जाता है जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। परीक्षा में उन्हें 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है व ब्रेल में अपनी परीक्षा लिखने की सुविधा भी है। यदि दृष्टिबाधित छात्र चाहें तो कंप्यूटर पर भी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यदि श्रुत लेखक की सहायता ली जाती है तो श्रुत लेखक यानी राइटर विद्यार्थी से 1 श्रेणी कम पढ़ा होना चाहिए। श्रुत लेखक को हर परीक्षा में हर प्रश्न पत्र के लिए 100 रुपए भी संस्थान देता है। इसी तरह शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए सबसे निचली मंजिल पर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। कोशिश ये भी की जाती है कि विकलांग व्यक्ति उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा देने जाएं जहां वे पढ़ने जाते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह के अपरिचित वातावरण का सामना न करना पड़े। मूक बधिर छात्रों हेतु सांकेतिक भाषा जानने वाले सहायकों की व्यवस्था भी संस्थान परीक्षा के दौरान करता है। बहुविकलांग छात्रों के लिए पहिए वाली कुर्सी और आवश्यकता हो तो बिस्तर की व्यवस्था भी परीक्षा कक्ष में की जाती है। ये सब इस संस्थान की विकलांगों की शिक्षा के प्रति कटिबद्धता की तरफ ध्यान इंगित करता है। नंबर 2 मुक्त विश्वविद्यालय व विकलांगता उन्मुख पाठ्यक्रम। पिछले 2 दशकों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का अति गतिशीलता से विकास हुआ है। फलस्वरूप जहां एक ओर 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की स्थापना हुई, वहीं कई राज्यों ने भी मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया।
मुक्त शिक्षा पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमों को तैयार करके उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना है जो कि किन्हीं कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते। इन मुक्त विश्वविद्यालयों ने विकलांगों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानकर उन्हें दो तरह से हल करने का प्रयत्न किया है। एक ओर इन विश्वविद्यालयों ने अपने विकलांग विद्यार्थियों हेतु विशेष सुविधाएं जुटाई और दूसरी ओर इन्होंने विकलांगों की शिक्षा को बढ़ावा देने व उनमें गुणवत्ता लाने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया। पृष्ठ 122। इग्नू ने तो विकलांगता से संबंधित सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक विशेष केंद्र की स्थापना भी की है जो नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज के नाम से जाना जाता है। इसके पाठ्यक्रमों में प्रमुख हैं विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा द्वारा बीएड डिग्री कोर्स। ये उन सभी लोगों के लिए, चाहे वे विकलांग हो या न हो, भी उपयोगी है जो विकलांगों की शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पाने के इच्छुक हैं। इसलिए अनेक विकलांग छात्र भी इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए भी उपयोगी हैं जो पहले से ही शिक्षा से संबंधित रोजगार में हैं पर अपना ज्ञान व पदोन्नति के अवसर बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इग्नू के इस विभाग द्वारा विकलांगता संबंधी निम्नलिखित दूरस्थ पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नंबर 1, विकलांगता शिक्षण में दृष्टि विकलांगता, श्रवण विकलांगता व मानसिक विकलांगता में स्नातकोत्तर कार्यक्रम। नंबर 2, विकलांग बच्चों के अभिभावकों अथवा देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र कार्यक्रम। नंबर 3, ये विभाग विकलांगों के शिक्षकों के लिए संचालित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा भी भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से आयोजित करता है। कुछ राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालयों ने भी विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों को चलाने में सफलता प्राप्त की है। इनमें मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय का नाम प्रमुख है। इस विश्वविद्यालय ने विशेष शिक्षा प्रदान करने हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की है। ये विभाग विशेष शिक्षा में बीएड डिग्री पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 2 अन्य पाठ्यक्रम भी चलाता है। ये है विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्राथमिक पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। इसके अतिरिक्त कई और मुक्त विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता, तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई, अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद आदि में भी विशिष्ट शिक्षा में बीएड तथा कुछ अन्य पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त कर चलाए जा रहे हैं। पृष्ठ 123। इन सबके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विकलांगों की शिक्षा के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह आयोग उन महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को जो इस दिशा में कार्यरत है वित्तीय सहायता भी देता है। निश्चय ही इन सब कदमों से विकलांगों की शिक्षा प्राप्ति व विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की उपलब्धि में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घोषणाएं, नीतियां एवं कानून। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय जगत विकलांगों की समस्याओं की तरफ 3 दशकों से भी अधिक समय से सजग रहा है, किंतु पिछले 10 वर्षों में इस जागरूकता ने अति सक्रिय रूप लिया है। सन 2002 में विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर कई सरकारों ने हस्ताक्षर किए और सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विकलांगों के अधिकारों से संबंधित एक संधि पत्र को स्वीकार किया गया। इन सब के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय नीतियों व कानून में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इन सब का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। झील बिवाको दुनिया की सबसे जानी मानी ताजे पानी की झील है। जापान के ओत्सु शहर में स्थित इस झील के किनारे अक्टूबर 2002 में एशिया व प्रशांत क्षेत्रों के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक आयोग की एक बैठक में बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर इस क्षेत्र की कई सरकारों ने हस्ताक्षर किए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जिसमें विकलांगों के विकास, शिक्षा व पुनर्वास हेतु 7 प्राथमिकताएं सुझाई गई हैं। ये हैं: नंबर 1, विकलांगों के लिए स्व सहायता संस्थाएं। नंबर 2, विकलांग महिलाओं का सर्वांगीण विकास। नंबर 3, विकलांग बच्चों की जन्म के पश्चात शीघ्र पहचान, विकलांगता निवारण संबंधी तथा विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण हेतु उचित आरंभिक हस्तक्षेप व उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध।
नंबर 4, विकलांग व्यक्तियों का उचित प्रशिक्षण व उनके लिए रोजगार के अवसर। नंबर 5, सार्वजनिक भवनों व यातायात के साधनों में बाधा रहित पहुंच। नंबर 6, सूचना प्रौद्योगिकी व संपर्क के सभी स्रोतों की विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित उपलब्धि व बाधा रहित प्रयोग की सुविधाएं। नंबर 7, उचित उपायों द्वारा विकलांग व्यक्तियों का गरीबी उन्मूलन। पृष्ठ 124। इन प्राथमिकताओं को साकार रूप देने हेतु 21 लक्ष्यों व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 तरीकों की भी इस घोषणा में पहचान की गई है। इन सबके अतिरिक्त इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग द्वारा इस घोषणा में सुझाई गई प्राथमिकताओं व लक्ष्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति के अवलोकन व आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का भी प्रावधान है। निश्चय ही बिवाको घोषणा व विकलांगों के सशक्तिकरण हेतु अन्य अंतर्राष्ट्रीय कदमों ने हमारी नीतियों को साकार रूप से प्रभावित किया है। नंबर 2, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र। जब 13 दिसंबर 2006 को विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, तब संपूर्ण विश्व के विकलांगों की खुशी का ठिकाना न रहा। इसे विकलांगता के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में देखा गया, जो कि उचित ही था। ये संधि पत्र उन सब देशों पर बाध्य है जो इस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसे अनुमोदित करते हैं। 30 मार्च 2007 को इस संधि पत्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरों हेतु खोला गया। 15 दिसंबर 2011 तक इस संधि पत्र पर 153 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 106 देशों ने इसे अनुमोदित भी कर दिया है। इस संधि पत्र के साथ एक पूरक संधि भी है, जिसे ऑप्शनल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किंतु जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें ये छूट है कि वे ऑप्शनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करें या न करें। भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में संधि पत्र और ऑप्शनल प्रोटोकॉल दोनों को ही अनुमोदित कर दिया है। विकलांग अधिकार संधि पत्र में 50 धाराएं हैं, जो विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अनेक विषयों से जुड़ी हुई हैं। धारा 2 में अनेक प्रचलित शब्दों की एक निश्चित परिभाषा भी दी गई है। धारा 4 में सरकार की विकलांगों के प्रति जिम्मेदारियों को व इस संधि पत्र के अंतर्गत विभिन्न देशों के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। धारा 6 विकलांग महिलाओं व धारा 7 विकलांग बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। धारा 9 में विकलांगों को सशक्त करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरणों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है व ये भी स्पष्ट किया गया है कि सभी तरह की सूचनाएं उपयुक्त माध्यम द्वारा हर विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। धारा 5 व धारा 12 में ये कहा गया है कि हर विकलांग व्यक्ति कानूनी रूप से सक्षम है। पृष्ठ 125। इस संधि पत्र की एक विशेष बात ये भी है कि इसमें विकलांगों को एक श्रेणी मात्र न मानकर विकलांगता विशेष और उसमें भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इसमें विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरतों की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। धारा 24 में शिक्षा से संबंधित अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है। धारा 27 में विकलांगों के रोजगार से संबंधित अधिकारों की बात कही गई है व ये माना गया है कि हर विकलांग व्यक्ति को हर तरह से काम जो उसके योग्य है करने का अधिकार है, जिसके लिए उपयुक्त सुविधाओं व वातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस संधि पत्र में ये व्यवस्था है कि समय समय पर हर उस देश को जिसने इस संधि पत्र को अनुमोदित किया है, ये बताना होगा कि उसने इस संधि पत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं। अनेक देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, 3 मई 2008 को इस संधि पत्र के लागू होने के उपरांत अपने कानूनों में परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया है। आशा की जाती है कि भविष्य में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र के कारण विश्व में विकलांगों की स्थिति में आमूल परिवर्तन आएगा। नंबर 3, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति। भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, किंतु फिर भी समाज के कुछ वर्गों को, विशेषकर विकलांग व्यक्तियों के साथ अनेक तरह का भेदभाव होता रहा है। इसी भेदभाव का अंत करने के लिए 1995 में विकलांगता विधेयक पारित किया गया। तत्पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा एक प्रमुख कदम है।
इस नीति की घोषणा फरवरी 2006 में की गई। इसमें जहां एक ओर सरकार द्वारा विकलांगों के उत्थान हेतु समय समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों जैसे कि राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना आदि का उल्लेख किया गया है, वहीं पिछले कुछ वर्षों में की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख है। पृष्ठ 126। ये प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विकलांगता की रोकथाम हेतु कार्य। नंबर 2, पुनर्वास संबंधी उठाए जाने वाले कदम। नंबर 3, विशेष उपकरणों को उपलब्ध कराना। नंबर 4, विकलांगता के क्षेत्र में काम करने हेतु उपयुक्त मानव संसाधनों का विकास। नंबर 5, समावेशी शिक्षा पद्धति द्वारा विकलांग व्यक्तियों को समाज का एक उपयोगी अंग बनाना। नंबर 6, विकलांग महिलाओं पर विशेष ध्यान। नंबर 7, विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान। नंबर 8, रोजगार व स्वरोजगार द्वारा विकलांगों का आर्थिक सशक्तिकरण। नंबर 9, बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति का दायित्व मुख्यतः भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का है। इस राष्ट्रीय नीति को कार्य रूप देने हेतु एक अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया गया है, किंतु दुर्भाग्यवश इस नीति पर अधिक कार्य अब तक नहीं हो पाया है। विकलांगों के अधिकारों के प्रति कटिबद्ध प्रस्तावित विधेयक। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार संधि पत्र के अनुमोदन के उपरांत ये आवश्यक हो गया कि इस देश के कानूनों में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन लाया जाए। काफी समय से ये भी महसूस किया जाने लगा था कि 1995 का विकलांगता अधिनियम इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु व उन्हें समाज में समान स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के अधिकारों से संबंधित एक नया विधेयक लाने का विचार किया गया, जो 1995 के विकलांगता अधिनियम का स्थान लेगा। अप्रैल 2010 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कोलकाता के प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भारतीय संस्थान नामक एक स्वयंसेवी संगठन की अध्यक्षा डॉक्टर सुधा कौल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य इस नए विधेयक का मसविदा तैयार करना था। इस समिति में विकलांगता के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति भी शामिल थे। पृष्ठ 127। करीब 15 माह के विचार विमर्श के उपरांत 30 जून 2011 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट व एक नए विधेयक का मसविदा मंत्रालय को सौंपा, जिस पर इस लेख के लिखे जाते समय मंत्रालय विचार कर रहा है। निष्कर्ष। यद्यपि उपरोक्त कदमों, घोषणाओं व नीतियों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के विकास, पुनर्वास व उनके अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने में अत्यधिक सहायता मिली है, किंतु इनकी जानकारी प्रभावित लोगों तक पहुंचाना व इन कदमों की गतिशीलता बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। अतः ये और भी आवश्यक हो जाता है कि विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी इस क्षेत्र से संबंधित सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं नीतियों को जानें, अपने काम में इनको जोड़ें व इनका उचित प्रयास करें। कुछ उपयोगी स्रोत। नंबर 1, www.bhojvirtualuniversity.com। नंबर 2, www.crcbhopal.nic.in। नंबर 3, www.crcsrinagar.com। नंबर 4, www.disabilityindia.com। नंबर 5, www.ignu.ac.in। नंबर 6, www.nos.org। नंबर 7, www.rehabcouncil.nic.in। नंबर 8, www.socialjustice.nic.in। नंबर 9, www.un.org/disabilities। नंबर 10, www.uniscape.org।